नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि केवल दुनिया के 4 ऐसे देश हैं जो उत्तर प्रदेश से ज्यादा आबादी वाले देश हैं। उत्तर प्रदेश ऐसे राज्यों में शुमार है देश के जहां सबसे ज्यादा सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचते हैं और इस तरह से सरकार कैसे चलती है इसमें बहुत बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की होती है। उत्तर प्रदेश जो नियम बनाता है वो कई बार राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए जाते हैं और आप जानते हैं कि हाल के वर्षों में जो बुलडोजर पॉलिसी उत्तर प्रदेश की आई है तो वो पॉलिसी ऐसी है जिसको कि अपने तरीके से बाकी के सभी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने अपनाया। उत्तर प्रदेश नई चीज़ें गढ़ता है और नई चीज़ें गढ़कर वो दूसरे राज्यों को वैचारिक रूप से सप्लाई कर देता है। ये उत्तर प्रदेश की इसीलिए तारीफ की जा रही है क्योंकि एक नई चीज़ फिर से उत्तर प्रदेश में गढ़ी गई है और वो है उत्तर प्रदेश में डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024। यानी कि ये एक ऐसी पॉलिसी है जो कि डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करेगी। डिजिटल मीडिया यानी कि जिस तरह से अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ यूट्यूब पर, ये एक प्लेटफॉर्म है डिजिटल मीडिया का। इसी प्रकार के कई और प्लेटफॉर्म है जो कि मेन लाइन मीडिया जो है अखबार और टेलीविज़न, उससे इतर ये डिजिटल मीडियम जो कि इंटरनेट के सहारे से आप तक पहुंचता है, जिसमें सबसे पॉपुलर मीडियम इंस्टाग्राम, फेसबुक और उसके अलावा यूट्यूब और ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है। तो ये 4 माध्यम हैं डिजिटल मीडिया पर और ये बड़े आज की तारीख में लोकप्रिय हो गए हैं क्योंकि आपको बहुत से लोग यूट्यूब चैनलों के माध्यम से ही अब आजकल न्यूज़ प्राप्त करते हैं। वो अखबारों और टेलीविज़न से ज़रा दूरी बना रहे हैं, उनकी अपनी वजहें हैं। उसी प्रकार आप जानते हैं कि किस तरह से शॉर्ट्स और रील्स में लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, उसे देखने में, उसे बनाने में। आप जानते हैं कि किस तरह से ट्विटर यानी कि अब जो एक्स कहलाता है उस पर कैसा वैचारिक आदान प्रदान होता है और सूचनाओं का और त्वरित सूचनाओं का भंडार है ट्विटर। आपके पास तुरंत सूचना पहुंचती है और सूचना की कोई कमी नहीं है। इंस्टाग्राम पर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो इंस्टाग्राम पर अपने फ़ोटो और वीडियोस डालते हैं, लाखों और उनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं और इस तरह से पाया ये जाता है कि एक समानांतर क्रांति मीडिया के क्षेत्र में इस तरह से आई है जिसे सोशल मीडिया कहा जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव साल 2022 में जब हुए, उस वक्त तक ये बात उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसके समझ में शायद नहीं आई थी या उसके ध्यान में ये बात नहीं आई थी। लेकिन साल 2024 के नतीजों ने उत्तर प्रदेश में लोगों को ये महसूस करा दिया है और बात अगर उत्तर प्रदेश से निकली है तो फिर शायद दूर तलक जाएगी क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने डिजिटल मीडिया पॉलिसी गढ़ा है। अब ये क्या है डिजिटल मीडिया पॉलिसी, और इस बात को आप समझिए कि उत्तर प्रदेश जो आज करता है बाकी लोग भी करते हैं और केंद्र में अभी तक इस तरह की पॉलिसी नहीं बनाई है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में इस पॉलिसी के आधार पर कई जगहों पर इस तरह की पॉलिसी बन सकती है। पर पॉलिसी क्या है पहले ये समझ लीजिए और उसके बाद आपको हम ये भी बताएंगे कि इस पॉलिसी के बनने के बाद कौन कौन नाराज़ हैं, क्यों नाराज़ हैं और ये सचमुच क्या इस बात को ध्यान में रख करके बनाई गई है कि एक नैरेटिव होता है जो कि सोशल मीडिया पर चलता है और वो नैरेटिव जब सोशल मीडिया पर चलता है तो वो कई दफ़े मेन लाइन की मीडिया जो होती है चाहे कैसे भी आपको महिमामंडित करे, लेकिन जो सोशल मीडिया पर बात चल जाती है और जिसके कदरदान आप सब लोग हैं वो बात ज़्यादा भीतर तक घर कर जाती है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये
जो डिजिटल मीडिया पॉलिसी लाई गई है इसमें है क्या। देखिए, इसमें बड़ा स्पष्ट है। इसमें ये कहा गया है कि अब सूचना विभाग ऐसे लोगों के लिए एक सूची तैयार करेगी जो कि सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर हैं। इन्फ्लुएंसर मतलब जो लोग कंटेंट बनाते हैं सोशल मीडिया पर, और उनका वर्गीकरण किया जाएगा, कितने लोग उन्हें देखते हैं उसके आधार पर 1 लाख से 10 लाख या उससे ज़्यादा के जो वर्ग हैं वो बनाए जाएंगे। किसी को 10 लाख से ज़्यादा देखते हैं, किन्हीं को 1 लाख से ज़्यादा देखते हैं, यानी कि मिनिमम 1 लाख की एक बनाई गई है सीमा। इसके अलावा ये कहा गया है कि जब वर्गीकरण हो जाएगा तो उसके बाद सरकार की तरफ से जो सबसे ज़्यादा पैसा सरकार देगी वो होगा 8 लाख रुपए प्रति माह उनको जिनके व्यूअर सबसे ज़्यादा हैं, और जिनके कम हैं सबसे उन्हें 2 लाख रुपए महीना। और करना क्या पड़ेगा, प्रश्न तो ये है। आप अगर 2 लाख से 8 लाख रुपए महीना कमाने वाले बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो जो करना है वो बहुत से लोग अभी कर ही रहे हैं, कंटेंट बनाना है। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ कंटेंट बनाने से नहीं है। वीडियो कंटेंट बनाना अपने आप में ये एक लोगों का शौक़ भी होता है, और उसकी एडिटोरियल जो होती है वो खुद ही तैयार करते हैं। जो उनके दिमाग में आता है उस हिसाब से वो चीज़ों को आपके सामने रखते हैं। लेकिन अब नहीं। देखिए, अब ये तय कर रहा है सरकार का महकमा सूचना विभाग। वो कह रहा है कि अगर आपके कंटेंट में कुछ ऐसी बात है जिससे सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को आप बढ़ाते हुए नज़र आते हैं, लोगों तक पहुंचाते हुए नज़र आते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा पैसा पाने के या फिर पैसा पाने के प्रार्थी बन सकते हैं। सरकार की तरफ से आपको पैसे दिए जा सकते हैं अगर आप सरकार के उपलब्धियों, सरकार की योजनाओं, सरकार के द्वारा कही गई बातों को अपने ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं। और इस काम में जितने भी लोग लगे हुए हैं वो आवेदन कर सकते हैं, और उनके लिए ही ये डिजिटल पॉलिसी बनाई गई है। पर साथ ही साथ जो चीज़ और जोड़ दी गई है वो भी ध्यान खींचती है। और वो ध्यान क्यों खींचती है? वो इसीलिए क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपका कंटेंट ये माना जाता है कि राष्ट्र विरोधी है, ये माना जाता है कि वो किसी को डिफेम करने के लिए, किसी की मानहानि करने के लिए, किसी का क्रिमिनल डिफेमेशन हो रहा है, आपराधिक मानहानि हो रही है, तो फिर ऐसे में उस इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उसको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा सकता है। और जो जेल की अवधि होगी वो कम से कम 3 साल से लेकर के आजन्म कारावास तक भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सामान्य तौर पर अगर सरकार की बुराई कर दी जाएगी तो उस वक्त भी लगा दिया जाएगा, या फिर कोई ऐसी राष्ट्र विरोधी बात जो है वो अगर कह दी जाती है तो फिर उस वक्त लगेगा। देखिए, राष्ट्र विरोधी बात आप या तो सोशल मीडिया पे कहें या फिर आप वैसे जाती ज़िंदगी में कहें, अगर आप कहते हुए पाए जाते हैं तो आपको जो यहाँ हमारे देश का कानून है वो आपको सज़ा देगा ही देगा। सेडिशन का चार्ज लगना ही लगना है। ये सब बातें जो हैं वो पहले से हमारे देश में तय हैं। पर सोशल मीडिया वालों के लिए ख़ास तौर पर कह दिया गया है कि अगर किसी की सम्मान की हानि होती है तो फिर ऐसे में आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा हो जाएगा, और वो मुकदमा इतना कड़ा है कि आपको 3 साल से लेकर के आजन्म कारावास, या फिर कोई राष्ट्र विरोधी बात आप कह रहे हैं तो 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। पर ये तय कौन करेगा कि ये राष्ट्र विरोधी है या नहीं है, ये मानहानि को दर्ज करता है या फिर ये क्रिमिनल डिफेमेशन है? ये तय क्या आप करेंगे, क्या कोई और
करेगा। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के बड़ी असहजता आ गई और यहीं से विपक्ष की जो अपनी कहानी है वो शुरू होती है। विपक्ष ने कहा कि ये क्या है, ये किस तरह की पॉलिसी है? आप सोशल मीडिया वालों को एक तरह से सरकारी पैसे से घूस देना चाहते हैं क्या? क्या उनको आप कुछ पैसे देकर अपने फेवर में लिखने और कहने के लिए, जैसे मैं अभी कह रहा हूँ, आप उनको उसके लिए लोभित करना चाहते हैं क्या? क्या उनके सामने चारा डाला जा रहा है? अच्छा बोलेंगे आप तो पैसे मिलेंगे, खराब बोलेंगे तो जेल जाएंगे। क्या कुछ इस तरह की बात करने की कोशिश कर रहा है सत्ता पक्ष? ये भी कहा गया अखिलेश यादव के द्वारा कि अब तो आपको बस हाँ में हाँ मिलाना है और फेंके हुए दाने को आपको समेटना है। इस तरह की बातें कही गई। असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा भी, जो कि विपक्ष में एक बड़ा चेहरा है, उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीन भी तैयार करने की सालों से कोशिश कर रहे हैं। ये क्या मतलब है कि आप इस तरह की पॉलिसी लाते हैं? गुणगान अगर करेंगे तो फ़ायदे में और नहीं करेंगे तो नुकसान में, और हो सकता है जेल भी जाना पड़े। तो इस तरह के पक्ष को उभार करके रखा गया। कांग्रेस की तरफ से सबसे ज़्यादा बोला गया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो अच्छा नहीं है। कई ऐसे पत्रकार हैं जो जेलों में डाल दिए गए हैं, छोटी छोटी वजहों से जेलों में डाल दिए गए हैं। तो जब पत्रकारों को वो इस तरह से डील करते हैं तो फिर इस तरह की पॉलिसी का क्या मतलब है? कांग्रेस यहाँ थोड़ी चीज़ों को उस तरह से रख नहीं पा रही है। ये सोशल मीडिया वालों के लिए है, ये पत्रकारों के लिए नहीं है। और सोशल मीडिया में हर जो व्यक्ति आपसे बात करता है वो पत्रकार नहीं होता है। मैं हो सकता हूँ पत्रकार क्योंकि मैं दूसरी मीडियम्स में भी काम करता हूँ, टेलीविज़न में भी काम करता हूँ, अपने वेबसाइट्स पर भी लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया में न्यूज़ की बात करता हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया में हैं लेकिन वो इन्फ्लुएंसर हैं और उनका असर होता है समाज पर, वो पत्रकार नहीं हैं। लिहाजा ये अपने आप में जो बोली गई बात कांग्रेस की तरफ से, ये सही जगह पर जाकर नहीं पड़ी। लेकिन इस बात को महसूस करना पड़ेगा कि आखिरकार ये पॉलिसी अगर आई है और विपक्ष को प्रोवोक कर रही है, उन्हें मजबूर कर रही है प्रतिक्रिया देने के लिए, तो इसका अर्थ ये है बड़ा स्पष्ट कि आज की तारीख में इस मीडियम का अपने आप में एक रुतबा और इस मीडियम की अपनी एक वक़्त जो है उसको सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से मान्यता मिल गई है। ये मान्यता उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े सूबे ने जब दी है तो इस बात को मानते चलिए कि जितने लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं खबरों के लिए और मनोरंजन के लिए, वो अपने आप में क्रांतिकारी बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी तक जिस तरह से राजनीति करती आई थी उसमें सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है उस पर उसका कोई ध्यान नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कुछ इस तरह की रुख रखती थी। लेकिन अब ये बात जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। योगी आदित्यनाथ कुछ नई नई चीज़ें कर देते हैं, जैसा कि हम लोगों ने बात भी किया, और ये नई चीज़ उनकी तरफ से अगर की गई है तो ये नई चीज़ आखिरकार क्या केंद्र भी अपनाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग केंद्र में है, उसने अभी तक इस तरह की कोई पॉलिसी गाइडलाइंस सामने नहीं रखी है। वो सोशल मीडिया एग्जिस्ट करता है, उसको रेगुलेट करने की बात कभी कभी गाहे बगाहे सामने आती है, लेकिन उसको रिवॉर्ड करने की बात अभी तक सामने नहीं आई है। अलबत्ता राजस्थान और पंजाब में इस तरह की नीतियां हैं। राजस्थान में तब की नीति है जब अशोक गहलोत सरकार में थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बनाया है। अब दिक्कत क्या हो सकती है? देखिए, दिक्कत बहुत स्पष्ट है। दिक्कत ये है कि आप जब सरकार के प्रोसेसेस, सरकार की योजनाएं, सरकार के फैसलों को लेकर के क्रिटिकल होंगे तो उसका दायरा जो है वो कहाँ तक माना ये जाएगा कि आप वैलिड पॉइंट्स बोल रहे हैं, और कहाँ के बाद मान लिया जाएगा कि आप डेफेमेशन कर रहे हैं, मानहानि कर रहे हैं, कहाँ के बाद मान लिया जाएगा कि आप राष्ट्र विरोधी बातें कर रहे हैं। ये तय कौन करेगा? और क्या इस बारे में कोई गाइडलाइन है कि आप जब बोलना शुरू करते हैं या कुछ पोस्ट डालते हैं तो कहाँ तक उसे माना जाएगा कि वो एक नैरेटिव है,
उसके बियॉन्ड कहाँ तक माना ये जाएगा कि ये किसी की मानहानि कर रहा है, और कहाँ से वही माना जाने लगेगा कि ये सेडिशन का चार्ज जिस पर लगाया जाए, ये राष्ट्र विरोधी बातें कही जा रही हैं। ये क्लैरिटी स्पष्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तलवार की तरह, अगर आप वो रिवॉर्ड भी करना चाहते हैं और तलवार भी लटकाते हैं तो दोनों बातें एक साथ नहीं चलती हैं। सोशल मीडिया में हमेशा से इस बात का डर था कि कहीं इसे रेगुलेट करने की कोशिश तो नहीं होगी। आप जानते हैं सोशल मीडिया भारत में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसके लिए व्यूज़ जो होते हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं, और जितने व्यूज़ इसे कंट्रोल करने वाली जो संस्थाएं हैं, यूट्यूब के मालिक या फिर सोशल मीडिया जो दूसरे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, इन सब के विदेशों में होते हैं, और वहीं से अगर कुछ पे आउट्स आती हैं लोगों को, हमारे केस में जैसे कंपनियों को आती हैं, वो आया करती हैं। लेकिन ये जो व्यक्तिगत अपनी तरफ से सरकारें देना शुरू कर रही हैं, तो सरकारें प्रलोभन दे करके क्या वो काम अपने तरह का करवा पाएंगी? ये अपने आप में एक ऐसा चैलेंज है जिसे रोज़ पत्रकारों को ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर दो चार होना पड़ेगा। पर मैं नहीं मानता कि सरकार की मंशा यही होगी कि हम पत्रकारों को पकड़ लें। वो कतई ये नहीं चाहते होंगे। शायद वो यही चाहते होंगे कि उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों को लोगों तक पहुंचाया जाए, और अगर लोगों तक ये पहुंचाई जाती हैं तो जाहिर है उन्हें चुनावी फ़ायदा होगा। और मुझे लगता है कि इसमें एक्सपेक्ट करना गलत भी नहीं होगा। अगर कोई अच्छा काम करता है और वो चाहता है कि उसका काम लोगों तक पहुँचे, नहीं पहुँच पा रहा है टेलीविज़न के ज़रिए या फिर अखबारों के ज़रिए, तो वो सोशल मीडिया की तरफ मुड़ा है, और ये पहचान है, एक तरह से सम्मान है सोशल मीडिया का। लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया की तरफ से भी ये बात तो कहनी पड़ेगी कि जो मुद्दे उठाए जाते हैं ख़ास तौर पर, उन मुद्दों के बारे में अगर आप बात करें तो क्या होते हैं वो मुद्दे? अमूमन होते हैं आम जनता के मुद्दे। सबसे बड़ी बात महंगाई के सवाल पर, सबसे बड़ी बात लोगों की रोज़मर्रा की दिक्कतों के सवाल पर, सबसे बड़ी बात नेताओं के अपने उसूल और उनकी स्वार्थ लोलुपता, उसके बारे में, और किसी पर्सनालिटी के किसी विषय को लेकर कहे गए बातों का मर्म क्या हो सकता है, पर्दे के पीछे की बात क्या है, ये बाहर करने की कोशिशें होती हैं। इन कोशिशों के ज़रिए अगर कोई नैरेटिव सेट होता है तो होता है। उसके लिए प्रयास करके नैरेटिव सेट करने की कोशिश कोई सोशल मीडिया वाला नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पब्लिक है, वो सब जानती है। आपको देखने वाले आपको जानते हैं, वो आपकी भावनाओं को भी समझते हैं। जाहिर है ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपने व्यूअर्स को धोखा नहीं दे सकता है। ज़रूरी यही है हमारे देश में आज की तारीख में कि ध्यान महंगाई पर ज़रूर दिया जाए, और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट पर, रोज़गार को सृजित करने पर बहुत ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि यहीं से बात बनेगी। सोशल मीडिया जाहिर है कि वो आने वाले दिनों में और मजबूत होता चला जाएगा, और जो इसे इग्नोर करेगा जाहिर है कि वो अपने लिए बहुत अच्छा नहीं करेगा। और इस क्रम में सोशल मीडिया को रिकग्नाइज़ करना, उन्हें मान्यता देना एक पॉलिसी के तहत, इस प्रयास का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर अगर कोई कंट्रोल करना चाहता है तो शायद ये बेईमानी होगा, और ये संभव भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या है। कोई गिनती के टीवी चैनल हों या गिनती के अखबार हों, ऐसा तो नहीं है ना। ये इतनी ज़्यादा हैं कि आप कहाँ कहाँ कंट्रोल करेंगे। और अगर आप कोअर्सिव होंगे, अगर आप धमकाएंगे, डराएंगे, तो फिर जाहिर है कि उसका अपना एक गलत पक्ष होगा। और भले ही जिसको आप डराएंगे वो डर जाए, लेकिन दूसरा जो दूर बैठा देख रहा होगा वो कुछ ऐसा कर देगा जिससे कि आपके लिए गए प्रयासों का काउंटर प्रोडक्टिव नतीजा होने लगेगा, उल्टा ही नतीजा होने लगेगा। बहरहाल इस फैसले के आने के बाद से ज़बरदस्त चर्चा राजनीतिक दलों के बीच है कि क्या जानबूझकर जो फ्री स्पीच है उसका गला घोटने की कोशिश हो रही है। क्या ऐसा भारतीय जनता पार्टी अमूमन सभी राज्य सरकारों में लागू करने जा रही है? सोशल मीडिया पर क्या जो शिकंजा कसने की कोशिश हो रही थी उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो चुकी है? क्या ये बुलडोज़र है जो कि सोशल मीडिया पर चल गया है? मुझे लगता है कि थोड़ा ओवर रिएक्शन से भी बचने की आज की तारीख में ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात को मानने की है कि सोशल मीडिया अपने आप में एक बड़ी अहम भूमिका जो समाज में निभा रहा है, जिसके बहुत जो
प्रशंसक हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, जो इस देश के वोटर भी हैं, उन भावनाओं को समझा गया है कि आप केवल मेनलाइन मीडिया से ही ओपिनियन अब नहीं बना सकते हैं और इस क्रम में इस बिल को लिया जाना चाहिए। इससे ज़्यादा बहुत कुछ अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि पत्रकारों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर देश के दूसरे हिस्से हों, उसे बहुत ज़्यादा बढ़िया तो कतई नहीं माना जाता है, क्योंकि पत्रकार की भूमिका दरअसल एक दूत की होती है। और आपने कई कहानियों में और पुस्तकों में पढ़ा होगा कि वो जो दूत होता है वो किसी के यहाँ भी दरबार में पहुँचता था तो चाहे वो कैसा भी संदेश लेकर पहुँचा हो, दूत को नहीं मारा जाता था। मैसेंजर्स वेर नेवर किल्ड। उसे कुछ बात कही जाती थी और वो संदेश लेकर के फिर वो वापस वहाँ जाता था जहाँ से वो आया है। दूत को मार करके आपकी कमज़ोरी ही नज़र आएगी। लेकिन इस मामले में अभी बहुत जल्दी कहना होगा कि कोई दूत को मारना चाहता भी है या नहीं। लेकिन पैसे देकर के अगर किसी की मदद हो रही है और बहुत से लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है तो उसका स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पैसे देकर के अगर अपने पक्ष में नैरेटिव सेट करने की कोशिश है तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होगी। और दूसरी बात ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण होगा कि विपक्ष के इस दलील को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि क्या सरकारी पैसे से अपना पब्लिक रिलेशन बेहतर करने की कोशिश करेंगी वो सरकारें जो इस तरह के नियम लेकर के आती हैं सोशल मीडिया पर कि हम पैसे देंगे अगर आप नैरेटिव अच्छा सरकार के लिए बनाते हैं तो। आखिर क्या मसला क्या होगा, किस तरह से एड्रेस करेंगे, कैसे आप इस बात को, इस डर को दरकिनार करेंगे कि जी नहीं, हम अपना पीआर नहीं करवा रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं और काम करने के बदले में उन्हें जो मिलना चाहिए वो दिया जा रहा है। किस तरह से इंश्योर करेंगे आप, क्योंकि कोई पैसे विपक्ष की तरफ से दे पाएगा ऐसा तो नहीं है, सरकार उनकी नहीं है। तो ये तमाम प्रश्न हैं जो कि आगे आ गए हैं। लेकिन ये भी अपने आप में सच है कि एक के बाद एक कई सरकारें इस तरह की पॉलिसीज़ लाएंगी। ये बदलाव का दौर है सोशल मीडिया के लिए और सोशल मीडिया को भी अपने तरीके से इवॉल्व करना होगा। पर अगर डराया जाएगा तो जाहिर है कि डर करके कोई स्वस्थ परंपरा की स्थापना नहीं हो पाएगी। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? हमें अपने तरीके से बताइए और ये भी बताइए, क्योंकि ये जो फैसला है ये फैसला सीधे आपसे जुड़ता है, सीधे हमसे जुड़ता है। और ये फैसला अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव का मौसम है। चुनाव के मौसम में बड़ी निगाहें रहती हैं कहने और सुनने वालों पर, और जाहिर है कि जो कहेंगे वो कहने वाले तभी जाकर के सार्थक साबित होंगे जब उनको सुनने वाले होंगे। सुनने वाले आप हैं, कहने वाले हम हैं। हमारे दरमियान जो बात होती है उस पर अब सरकारों की जो नज़र है उसको एक सिलसिलेवार तरीके से नियमावली देते हुए उसको परखने की कोशिश की गई है। आप बताइए ये सही है, और अगर सही है तो कितना सही है, और अगर गलत है तो क्या गलत है। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।